मार्केट इंटीग्रेशन करके और प्रोडक्ट का ज़्यादा बेहतर जो है वो उत्पादकता सुनिश्चित कर सके। सर आपके मार्गदर्शन में सर मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने लैंड लीज एक्ट बनाया था और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया था। उसको नीति आयोग ने भी काफी जो है प्रमोट किया और उसको काफी प्रोत्साहित किया, पूरे देश को बताया। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने हमसे ही हमारे ही मॉडल एक्ट को आधार बनाकर उन्होंने अपना मॉडल एक्ट तैयार किया और उसमें कुछ और प्रावधान रखे जो संभवतया हमारे जो लैंड लीज एक्ट है तो उसको उन्होंने बेहतर करने का प्रयास किया। तो मध्य प्रदेश उनके भी एक्ट को ध्यान में रखते हुए उनके एक्ट में जो मुख्य बिंदु बाद में उन्होंने ऐड किए हैं उसको हमारे एक्ट में शामिल करने पर विचार कर सकता है। ट्राइबल इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, खास करके जो कृषि की उत्पादकता है वो अगर हम आदिवासी और गैर आदिवासी क्षेत्रों की कंपैरिजन करें तो उसमें 2 गुना से ज्यादा का भी अंतर है और ये गैप को कम करना बहुत आवश्यक है। और अगर ये गैप कम करते हैं तो हमारे सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के विकास में हम बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो ट्राइबल क्षेत्र में खेती के अंदर प्रोडक्टिविटी के विकास के लिए विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। एक सुझाव जो सुबह आया था वो था जियो टैगिंग ऑफ लैंड प्लॉट्स और उनका लिंकेज जो रेवेन्यू रिकॉर्ड से किया जाना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जो किसानों की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से होती हैं और खास करके सॉइल हेल्थ कार्ड भी अब आ गया है और अब जो है वो इसके अंदर हम लोग जो है वो विभिन्न प्रकार के जो खाद और बीज के जो सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को वो सब लिंक हो सकती है अगर लैंड प्लॉट जो है जियो टैग हो जाते हैं। नई पीढ़ी को अट्रैक्ट करने के लिए फार्म मैकेनाइजेशन और फार्म बेस्ड हार्वेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी दिशा में काम करने की आवश्यकता है। सर ये भी एक सुझाव आया कि कृषि विभाग में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को डेडिकेट किया हुआ एक यूनिट होना चाहिए जो केवल और केवल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के विकास को और उनको कैसे कृषि में जोड़े उस पर लगातार काम करे। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता है और एग्रो फॉरेस्ट्री में मध्य प्रदेश अभी भी कृषि वानिकी में बहुत से प्रदेशों से पीछे है और हमारे यहाँ देश की सबसे ज्यादा वेस्टलैंड है और ऐसी स्थिति में एग्रो फॉरेस्ट्री ही बेहतर विकल्प है। और ऐसी वेस्टलैंड पे फसल उगाने की बजाय अगर एग्रो फॉरेस्ट्री का विकास किया जाए, कृषि वानिकी का विकास किया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं और इस दिशा में भी विशेषज्ञों में कहना था कि मध्य प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज पे जो कैपेसिटी में जहां जहां प्रोडक्शन और कैपेसिटी में अंतर है उसकी पूर्ति करने के लिए नए कोल्ड स्टोरेज और पैक हाउसेस की स्थापना आवश्यक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड जो नई टेक्नोलॉजीज हैं इनका इस्तेमाल जो है फर्टिगेशन, इरिगेशन में, सैटेलाइट डाटा में, वेदर डाटा में, क्रॉप इंटेलिजेंस में किए जाने की बहुत गुंजाइश है और इसको बहुत तेजी से किया जा सकता है और इसमें मैपाइटी और इस प्रकार की मैपकॉस जैसी जो संस्थाएं हैं हमारे प्रदेश की वो इनका हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जीआई टैगिंग एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर लोकल प्रोड्यूस, आपने मॉर्निंग सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया कि काफी कुछ जीआई टैग करने के हमारे प्रोड्यूस हैं जिनको हम जीआई टैगिंग कराते हैं तो इससे हम कमर्शियल रूप से उनको ज्यादा बेहतर से प्रमोट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के वन नेशन वन मार्केट फिलॉसफी पर मंडी नियमों में परिवर्तन हुआ है। नए प्राइवेट मार्केट यार्ड्स, सब यार्ड्स, डायरेक्ट परचेज सेंटर्स ये ज्यादा से ज्यादा संख्या में खुलेंगे तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें बेहतर दरें अपने फसलों की मिल सकेंगी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने कस्टम हायरिंग सेंटर्स का कंसेप्ट पूरे देश में लेके आया वैसे ही कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाए जा सकते हैं जो 5 से लेके 10 ग्राम पंचायतों के बीच में हो और जहां किसान अपना उत्पाद लेके आए और अपना उत्पाद का जो है वो प्रोसेसिंग करा के उसकी पैकिंग करा के और मार्केट कर सके। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स हैं इसमें जो उनको ज्यादा से ज्यादा हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं हमारे कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए, इस पर भी टेक्नोलॉजिकल प्रोसीजरल दोनों प्रकार के हमको कदम उठाने की आवश्यकता है। ऑन फॉर्म स्टोरेज, प्राइमरी प्रोसेसिंग और जो संरक्षित खेती है ये सारी की सारी चीजें जो है ये खास करके एग्रीकल्चर और हाई वैल्यू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज के लिए महत्वपूर्ण है। डिजिटाइजेशन ऑफ फार्मर्स डाटा बहुत इंपॉर्टेंट सर, ये मध्य प्रदेश में हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अभी योजना शुरू की गई है जिसमें किसान समृद्धि योजना जिसमें किसानों को खाते में राशि डालते हैं उसमें जरूर कुछ डाटाबेस तैयार हुआ है पर इस डाटाबेस को हमको बहुत कंक्रीट करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास अभी लैंड रिकॉर्ड, नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स डाटा है पर नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं उसका डाटा उपलब्ध नहीं है। तो ये हम कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं और इससे हम मध्य प्रदेश के किसानों को लक्षित करके और अपने योजनाओं का लाभ दे सकते हैं। इसके अलावा जियो टैगिंग, जियो फेंसिंग और मार्केट इंटेलिजेंस ये नई जो तकनीकें हैं इनका इस्तेमाल करके
खेती में ज्यादा से ज्यादा उन्नति की जा सकती है और खास करके उसके बेहतर दाम दिलाए जा सकते हैं सर। ये भी बताया गया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी ट्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कहाँ से वो पैदा हुआ है और वो किस पौधे से निकला है या किस पेड़ से निकला है। तो ट्रेसिबिलिटी के प्रोटोकॉल्स अगर होते हैं तो फसल के दाम बढ़ जाते हैं, और खास करके ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में और फलों में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेसिबिलिटी करने का प्रोटोकॉल जो है वो मध्य प्रदेश में डेवलप किया जा सकता है कि अगर आम हम बेच रहे हैं देश के किसी मंडी में या विदेश में, तो आम कहाँ से ट्रेस किया जा सकता है कि आम किस पेड़ पे किस खेत में उगा। इसके अलावा सर मिल्क कैटल्स को इम्प्रूव करके डेयरी में काफी कुछ काम हुआ है और उसमें हम काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। इसमें और तेजी से काम की करने की आवश्यकता है सर। नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क सर, इसके अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर काफी सारे पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं। इसमें जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं हमारे प्रोत्साहन की, इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। जो कि सुबह बताया गया कि कोविड पेंडेमिक के कारण अब जो व्यवस्थाएं बदली हैं, ये ऐसा नहीं है कुछ महीनों तक बदली रहने वाली है, ये वर्षों तक या दशकों तक प्रभावित करने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें न सिर्फ स्वयं औद्योगिक प्रोत्साहन की पॉलिसी, बल्कि हर पॉलिसी जो हर विभाग की है उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है कि जो नया पोस्ट पेंडेमिक कार्यकाल है, इसमें किस प्रकार से उसको इम्प्रूव अपॉन किया जा सकता है। नई औद्योगिक पॉलिसीज खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस सेक्टर, बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स और एंसिलरी इंडस्ट्रीज के लिए हम पृथक जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बना सकते हैं सर। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि हम जो है वो स्टार्टअप्स के लिए हमारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, मेंटरशिप और वेंचर कैपिटल फंड और टेक्नोलॉजी का जो इकोसिस्टम हो, वो स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करने वाला हो। स्पेशल इंसेंटिव पैकेज हम ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए बना सकते हैं जो चाइना से आने वाली है। इसमें उत्तर प्रदेश ने काम किया है, उसी प्रकार का हम लोग जो है वो विचार कर सकते हैं कि स्पेशल इंसेंटिव पैकेज तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज जो अपने देश का निवेश अपने यहाँ लाने के लिए वो कुछ इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स की मांग करती हैं, खास करके जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जैसे चाइना, जैसे जापान है, कोरिया है। तो ये हम लोग जो है इन ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए टाउनशिप्स तैयार कर सकते हैं। एफर्ट्स टू रेशनलाइज जो पावर कॉस्ट है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पावर कॉस्ट मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा है, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, और इस पर हमें गंभीरता से विचार करने के लिए सभी विशेषज्ञों द्वारा बताया गया सर। हमको ये आवश्यक है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज और एमएसएमई में नहीं हो रहा है, इसको कैसे हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को तेजी से कर सके, इसके लिए जो है वो रणनीति बनाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह थी। इसके अलावा सर जो है वो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर लिंकेज में जो है वो कैसे हम कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स को ला सकते हैं, खास करके जो एग्रीकल्चर और फार्म से लगे हुए एरिया में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन हो सके, उस दिशा में उन्होंने कहा कि नए किस्म के सोच की आवश्यकता है। इसके अलावा सर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में सर प्लग एंड प्ले मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे देशों में हो चुका। बहुत सारी इंडस्ट्रीज बोलती है हम आएंगे, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, उसकी बजाय आप हमें बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, हम उसमें अपनी मशीन फिट करके काम कर लेंगे हमारा, और जो काम हम 3 साल में कर सकते हैं वो हम 6 महीने में शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके गारमेंट अपरेल सेक्टर में, आईटी एसडीएम सेक्टर में, नॉन लेदर गुड्स में, टॉयज में और अदर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में बहुत आसानी से किया जा सकता है सर। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हम कर सकते हैं। जैसे आज सुबह चर्चा हो रही थी जिसमें बताया गया था कि ग्रेनाइट मध्य प्रदेश का जो 20 जिलों में होता है ये बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हमारे यहाँ के प्रोड्यूस के, जैसे भारत सरकार ने एसईजेड बनाए हुए हैं, उसी प्रकार से हम अपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बना सकते हैं और यहाँ पर हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वहां से हमारे प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके। इसके अलावा सर हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स जो है हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में लगाने की आवश्यकता है। हमें प्राइमरी प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को जो है कॉमन फैसिलिटीज के साथ विलेज ब्लॉक लेवल पे जोड़ना है और उसको मॉडर्नाइज करना है। हमको ये भी आवश्यक है कि हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसमें हम टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस लैब्स बनाएं, क्योंकि हर इंडस्ट्री खासकर एमएसएमई सर जो है टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस लैब्स नहीं बना पाती है। हम लोगों को ये भी आवश्यक है कि हम इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास हेल्थ एजुकेशन रेजिडेंशियल फैसिलिटीज को डेवलप करें। आपके मार्गदर्शन में पीथमपुर भी इस दिशा में काम हुआ है, इसको और आगे बढ़ने की आवश्यकता है सर। हमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे पोटेंशियल इंडस्ट्रियल एरिया को आइडेंटिफाई करें जिसमें हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन हब्स के रूप में उसको डेवलप करें। हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है सर कि हम जो है वो एग्रीकल्चर और ट्राइबल प्रोड्यूस को मार्केट करने के लिए कुछ मार्केट्स क्रिएट करें, जो भोपाल मार्केट के तर्ज पर कुछ अन्य क्षेत्रों में भी ये किए जा सकते हैं जहां पर इसको उपयोग हो सकता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के इश्यूज थे, जैसे सर जो इनलैंड कंटेनर डिपोज अभी 7 जगह है, वो बेसिकली मंडीदीप में, पीथमपुर में, मालनपुर में,
ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में कोई आईसीडी नहीं है, इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है, और ये जबलपुर और सिंगरौली में होना चाहिए। ऐसे विशेषज्ञों की राय है कि उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा हर्डल है, इसलिए आईसीडी जो है वो भारत सरकार से मदद लेकर जबलपुर सिंगरौली में प्रारंभ होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो इतने भी इंडस्ट्रियल एरिया नए खोले जाए, ये एयरपोर्ट और रेलवे लाइन और मेन हाईवेज के आसपास हो। ये बहुत इंटीरियर में जो खोल दिए जाते हैं वो इंडस्ट्रियल एरियाज जो है डेवलप कभी भी नहीं हो पाते। ये भी बताया गया कि हमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स जो है ये सिंगरौली में और इंदौर रीजन में होना चाहिए। भारत सरकार की योजना है, इस योजना में ऑलरेडी ये प्रस्ताव जो है विभाग द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित है, पर इनको स्वीकृत कराकर हम बहुत तेजी से जो है इस पर काम कर सकते हैं। एयर कार्गो जो है इंदौर में है, इसको भोपाल और ग्वालियर से चालू होता है, तो बहुत सारे खास करके फ्लोरिकल्चर और इस प्रकार के जो पेरिशेबल कमोडिटीज है या इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस है, इनका जो है एक्सपोर्ट आसान होगा। इसके अलावा सर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है वो इंदौर करने की आवश्यकता, और खास करके जो इंदौर मनमाड रेलवे लाइन भारत सरकार बना रही है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की सहभागिता है, जिसके कारण से पीथमपुर से कांडला पोर्ट पहुंचने के समय में 10 से लेकर 12 घंटे की कमी हो जाएगी और उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। तो ये अगर जल्दी से जल्दी हम इंदौर मनमाड रेलवे बनवा सकते हैं तो हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी का इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत तेजी से विकास हो सकता है। वर्क फोर्स के लिए उन्होंने बताया गया कि हमको रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्यूबेशन सेंटर में हमको इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने की आवश्यकता है। हमें ये भी आवश्यकता है कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के डेवलप करें। आईआईटी, आईआईएसईआर, आईएम इनके साथ जो है इंडस्ट्री, एकेडमिया और इंक्यूबेटिव लिंकेजेस तैयार करें। ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो आईआईटी और आईआईएम्स हैं वो हमारे साथ जो है वो हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के सहभागी बने। इसके लिए हमें एक फॉर्मल सिस्टम को डेवलप करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो प्रॉपर क्वालिटी इंप्रूवमेंट और मार्केट ओरिएंटेशन के लिए खास करके माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए प्रोग्राम्स की आवश्यकता है, जिसके कारण से वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे इंटीग्रेटेड जॉब पोर्टल बनाया जा सकते हैं जिस पर यूथ स्किल प्रोवाइडर्स और एम्प्लॉयर्स जो है लिंक किए जा सकते हैं, जैसे कि आपके निर्देशों पर रोजगार सेतु किया गया था, इसी को वृहद रूप ले जाकर बाकी युवा जो बेरोजगार है उनकी जॉब मैपिंग की जा सकती है और उनको जॉब प्रदायकर्ताओं के साथ जोड़ा जा सकता है। सीएसआर फंड को एसएचजीज के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। सीएसआर फंड जो है उसका उपयोग अगर एसएचजीज में किया जाता है बेहतर रिजल्ट आएंगे। इसमें कुछ सुझाव जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए दिए गए उसमें यह था कि इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है होना चाहिए। आपने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सिंगल विंडो पर एक दिन के अंदर स्वीकृतियां जारी हों, और आपके मार्गदर्शन में ये हम लोग 1 जनवरी से करने की या शायद उससे पहले भी करने की स्थिति में है। ये मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। ये भी कहा गया कि सिंगल यूनिफाइड एजेंसी होनी चाहिए एमएसएमई के लिए, हैंड होल्डिंग के लिए। अभी एमएसएमई की हैंड होल्डिंग पूरी तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए क्या आप संस्थागत तरीका अपना सकते हैं तो विचार करें, ताकि एमएसएमई को हर स्तर पर जो है हैंड होल्डिंग जो है प्रदान कर सके सरकार। तो ये भी कहा गया कि इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए सरकारी पैसा लगाने की बजाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, या पीपीपी मोड में एन्युटी या हाइपर एन्युटी, हाइब्रिड एन्युटी या वायबिलिटी गैप फंडिंग जैसे मॉडल्स को इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए जा सकते हैं। ये भी कहा गया कि एमएसएमई और कॉटेज इंडस्ट्रीज को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनके साथ बड़े आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये भी बताया गया विशेषज्ञों द्वारा कि लार्ज स्केल एग्जीबिशंस और ट्रेड फेयर्स जो हैं वो उनमें हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की रहनी चाहिए, और मध्य प्रदेश का ब्रांड जो है वो देश में ही नहीं बल्कि विश्व में बन सके, इसके लिए हमें सतत रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। एग्रीटेक कंपनीज को स्मार्ट इंटरफेस डेवलप करने के लिए प्रोड्यूसर, प्रोसेसर, मार्केट, कंज्यूमर के बीच में जो एक कड़ी के रूप में काम कर सकती है एग्रीटेक कंपनीज, इनके साथ मिलकर विभाग को और सरकार को काम करना चाहिए। ऐसे क्षेत्र में जहाँ प्रिसिशन फार्मिंग की आवश्यकता है, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, इस प्रकार की जो नई टेक्निक्स है इनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। की पैरामीटर और इंडिकेटर्स जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक रूप से होना चाहिए। 3 स्लाइड्स हो रहे हैं, मैं सर 3 मिनट और लूंगा, नेक्स्ट लेंगे। फॉरेस्ट रिसोर्सेज जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन संपदा हमारे पास प्रचुर है। ऐसे समय में जब हम जो है वो जूझ रहे हैं अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में संकट के दौर में है, इसमें फॉरेस्ट रिसोर्स और मिनरल रिसोर्सेज का साइंटिफिक रूप से हम अगर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, यूसेज करते हैं आधुनिक रूप से बिना पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए, तो हम इस मंदी के दौर से अपने आप को पार कर सकते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे 2 एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं देश में पहली बार जो है वो टिम्बर और बैम्बू के महाकौशल और मालवा निर्माण में बनाए जा सकते हैं, जिसमें लॉक से लेके और फाइनल प्रोडक्ट तक जो है वो तैयार हो सकेंगे। ये देश में अपने आप का पहला प्रयोग होगा जो टिम्बर और बैम्बू के लिए एसईजेड बनाए जाएंगे।
इंक्रीज जो होगा वो जो एमएफपी है उसको हम जो है वो उसकी प्रोसेसिंग को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में हम लोग मध्य प्रदेश जो है देश में अग्रणी स्थान रखता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट के लिए डिफरेंट मॉडल सुझाए गए हैं। इन मॉडल्स का इस्तेमाल करके हम कैसे हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग में मदद कर सकते हैं और उनको बढ़ा सकते हैं, इस पर ध्यान देने के लिए उन्होंने कहा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे डिग्रेडेड बैम्बू और टिम्बर फॉरेस्ट, सर ये जंगल के जो बिगड़े जंगल हैं जिसमें बैम्बू है और टिम्बर फॉरेस्ट है, इसमें प्राइवेट सेक्टर से कैपिटल टेक्नोलॉजी और मैनेजरियल स्किल्स को एंगेज किया जा सकता है। आज डीजी फॉरेस्ट आज के सभा में उपस्थित थे और उनके विचार इस दिशा में थे कि इस दिशा में भारत सरकार के साथ मिलकर मध्य प्रदेश अग्रणी रूप से काम कर सकता है, क्योंकि देश में लाखों हेक्टेयर जमीन जो है ऐसी है जो बिगड़े बने जंगल हैं और जिस पर जो है वो न उसका विकास हो पा रहा है, न ही वो अर्थव्यवस्था में कोई योगदान दे पा रहे हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का है, जो माइनर फॉरेस्ट पैदा होते हैं और उनका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कराया जाए तो बेहतर रिजल्ट जो है, बेहतर परिणाम और बेहतर उसके दरें मिल सकती है। ये बताया गया कि हमको जो जहाँ टाइगर डेंसिटी ज्यादा है नेशनल पार्क्स में, उनसे जहाँ टाइगर डेंसिटी कम है वहां भेज सकते हैं और इससे जो हमारा इको टूरिज्म है उसमें बढ़ोतरी होगी। चीता का सूटेबल हैबिटेट में प्रतिस्थापन इंडक्शन मध्य प्रदेश में संभव है और इस दिशा में वन विभाग काम भी कर रहा है और ये हमारे लिए इको टूरिज्म के लिए एक देश में नया स्थान पैदा करेगा। मिनरल रिसोर्सेज पे सर एनुअल कैलेंडर जो है अभी मेजर मिनरल्स का जारी नहीं हो रहा है। ये मेजर मिनरल्स का अगर होता है तो इससे बेहतर ट्रांसपेरेंसी होगी और बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे। एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी में जो है सर जो खास करके अर्थ मेटल्स की है, अर्थ मिनरल्स की है, उनमें गैप फंडिंग जो है मध्य प्रदेश सरकार से अगर कुछ हद तक संभव होगी तो हमारे यहाँ जो बहुत सारा खनिज जो बहुत बहुमूल्य है और जमीन के नीचे दबा पड़ा है उसके एक्सप्लोरेशन में तेजी आ सकती है सर। हमारे वैल्यू एडिशन जो है वो मिनरल्स और मेटल्स जो प्रदेश में ही हो वो प्रदेश में ही उसका वैल्यू एडिशन हो, बिना वैल्यू एडिशन हुए प्रदेश से बाहर न जा सके, इसके लिए हमें संस्थागत तरीके अपनाने पड़ेंगे और इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ेगी। भारत सरकार ने सर 31 मेजर मिनरल जो है माइनर मिनरल घोषित कर दिए हैं। इनका जो है अगर हम नई पॉलिसी लेकर आते हैं तो लगभग 300 से 400 नई माइंस चालू हो सकती है और करीब 25,000 से 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये 31 जो मेजर मिनरल्स को भारत सरकार ने माइनर मिनरल्स को कन्वर्ट किया है, इनके अलॉटमेंट और ऑक्शन के लिए नई पॉलिसी लाने की आवश्यकता है। जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है वो माइनर मिनरल्स के लिए भी विचार हो सकता है और वो गांव में ही गरीब लोगों के बीच में उसका इस्तेमाल हो, इसके लिए व्यवस्था की जा सकती है। ऑनलाइन जो लीज एप्लीकेशन, ट्रांसिट पास, वन विभाग की गतिविधियां हैं, सॉरी अपने मिनरल खनिज विभाग की, इनको हम जो है ट्रांसिट पास की व्यवस्था को पूरी तरह से जो है वो ऑनलाइन कर देंगे तो इससे बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी। लास्ट स्लाइड सर जो है ट्रेड एंड कॉमर्स की है। ये एक ऐसा विषय है जो सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इसमें एमपी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और ये हम लोग स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अगर मध्य प्रदेश में बनती है, न सिर्फ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बल्कि इंडस्ट्री के जो हमारे और मिनरल से रिलेटेड हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उनको प्रमोट कर सकती है और जो देश के बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ लगातार सतत संपर्क जो है स्थापित करके और इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकती है। टास्क फोर्स एक बनाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ई कॉमर्स की दौड़ में जहां महाराष्ट्र और गुजरात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम पिछड़ रहे हैं, तो ई कॉमर्स की दौड़ में मध्य प्रदेश का सबसे अच्छी लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन होने के कारण मध्य प्रदेश सबसे सुटेबल प्लेस है। तो हम कैसे ई कॉमर्स को अपने यहाँ कैप्चर कर सकें और हमारे यहाँ ई कॉमर्स कंपनी दौड़ लगाकर आए, इसके लिए आवश्यक है कि हम टास्क फोर्स बनाकर इस दिशा में जो भी हमको परिवर्तन करने हैं अपने विभिन्न प्रकार के उसमें आवश्यक रूप से करने की आवश्यकता है सर। इसके अलावा सर ई कॉमर्स, डिजिटल कैटलॉगिंग और ऑनलाइन प्रोडक्ट मार्केटिंग, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ई कॉमर्स में इस प्रकार के कोर्सेज हैं, तो वोकेशनल ट्रेनिंग में इस प्रकार के कोर्सेज आयोजित हो सकते हैं जिससे हमारे युवा जुड़े और ऐसी जो ई कॉमर्स कंपनीज है उनमें हाई एंड और मिडिल लेवल के जो रोजगार है उनको उपलब्ध हो सकेंगे सर। हमें ये आवश्यकता है हम डिटेल सर्वे करें सर, हमारी कंपनियां कौन कौन सी चीज इंपोर्ट करती है और उनको आइडेंटिफाई करके उनका प्रोडक्शन हम मध्य प्रदेश में कैसे कर सकते हैं। तो अभी इस प्रकार का हमारे पास कोई रिपोजिटरी नहीं है। हमें अगर पता है कि फार्मा सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में और टेक्सटाइल सेक्टर में हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो क्या क्या इंपोर्ट कर रही हैं और क्या हमारे प्रदेश में पैदा हो सकता है, उसका प्रोडक्शन हो सकता है, तो हम डेफिनेटली हमारे जो आत्मनिर्भरता में एक बहुत बड़ा कारण बनेगा सर। लोकल इन्वेस्टर्स जो है उनका एक नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है जो छोटी इंडस्ट्रीज को मदद करे सर। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज को एक बहुत बड़ा रोजगार का आधार बनता जा रहा है, इसके प्रक्रिया को, लाइसेंस लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने की आवश्यकता है सर। कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल फंड और रिवॉल्विंग फंड जो एसएचजीज के लिए पहले आपके मार्गदर्शन में सर 2003, 4, 5 में इस प्रकार के रिवॉल्विंग फंड जो एसएचजीज को दिए गए थे,
इससे जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खड़े हुए थे, वो इस प्रकार की व्यवस्था पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है और इससे जो है एसएचजीज को हम लोग जो है रिवाइव कर पाएंगे। हम लोगों को आवश्यक है कि एसएचजीज प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े और हमारे खुद के जो बड़े बड़े ब्रांड है, ब्रिगनेनी है, कबीरा है, विद्यावेली है, प्राकृत है, इनको हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़े। इस प्रकार के सुझाव सर सभी एक्सपर्ट से प्रदान किए। थैंक यू राजेश सर। हमारे 4 ग्रुप्स में 18 सब ग्रुप्स ने काम किया इन 4 दिन में और इन 18 सब ग्रुप्स में 635 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। आज अभी मंत्रिमंडल के सभी माननीय सदस्य उपस्थित हैं इस क्लोजिंग कार्यक्रम में और लगभग 175 पार्टिसिपेंट्स इस वेबिनार में उपस्थित हैं। सर इन वेबिनार्स में हमारा सहयोग करने के लिए हमने नीति आयोग का आभार पहले प्रदर्शित हमेशा किया है। हमारे बीच में सीईओ श्री अमिताभ कांत जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने उद्बोधन से हमें मार्ग प्रशस्त करें। माननीय मुख्यमंत्री सर, माननीय मिस्टर गुरुमूर्ति सर, माननीय चीफ सेक्रेटरी जी और मेरे सारे साथीगण, सर मैं आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने कई क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है और खासकर कृषि क्षेत्र में तो और इरिगेशन क्षेत्र में क्रांति आई मध्य प्रदेश में। तो हमारा जो लक्ष्य था, जो हमने पहले दिन कहा था कि हमारा लक्ष्य है कि सर आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश भारत का नंबर 1 स्टेट उभर के निकले और हमने जितने प्रेजेंटेशंस किए वो उसी लक्ष्य से थे और उस पर सर हम कुछ स्लाइड्स दिखाएंगे कि क्या चैलेंजेस हैं और फिर कुछ रिकमेंडेशंस देंगे। और हमारा जो विचार है सर कि मध्य प्रदेश में एग्रो प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कुछ टेक्नोलॉजी इनोवेशन और फिर सर मॉनिटरिंग और कैसे सर उसको आगे ले चलेंगे, उस पर हम कुछ प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे। सर अगर हम कृषि क्षेत्र देखते हैं तो मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है सर। करीब 42% स्टेट की जीडीपी कृषि क्षेत्र से आती है और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से केवल 18.4% और सर्विसेज क्षेत्र से करीब 33%। तो कृषि क्षेत्र में सर मध्य प्रदेश ने पूरा बाकी सारे स्टेट्स को आउट परफॉर्म किया है और ये नंबर 1 स्टेट रहा है कृषि क्षेत्र में। सर जब हम देखते हैं कि इतना अच्छा काम कृषि क्षेत्र में हुआ है, पर सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट मध्य प्रदेश से केवल 0.8% है और मध्य प्रदेश सर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो सर सीरियल्स हो, ऑयल सीड हो, पल्सेस हो, दूध हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, स्पाइसेस हो, सब में सर बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और कोई कारण नहीं है कि सर ये एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, ये भी समझना जरूरी है कि सर एक्सपोर्ट से हम लोग की इनकम बहुत बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट्स पर फोकस लाना पड़ेगा कृषि क्षेत्र में। दूसरा सर कि करीब 62% लेबर फोर्स अभी कृषि क्षेत्र में है और पर कैपिटा इनकम अगर हम मध्य प्रदेश की देखते हैं तो करीब 90,000 के करीब है और इंडिया की एवरेज जो पर कैपिटा इनकम है 1,66,000 के करीब है। और इसीलिए सर हमारा जो लक्ष्य है कि एग्रीकल्चर में हम फूड प्रोसेसिंग को बहुत बढ़ाएं और एक्सपोर्ट्स की तरफ इसको आगे ले चले, तो ये हमारा लक्ष्य रहेगा आगे चल के। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सर जब हम देखते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश से हमने कंपेयर किया इसको, तो मध्य प्रदेश में सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफी कम है और इसलिए इन्वेस्टमेंट चाहिए वैल्यू चेन में, पूरे वैल्यू चेन में, कोल्ड स्टोरेज हो, पैकिंग हाउसेज हो, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स हो, ये पूरा बढ़ाना पड़ेगा और कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी पूरी बहुत बढ़ानी पड़ेगी हमें। दूसरा सर कि मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस देना पड़ेगा। सर आपका जो पिछला टर्म रहा सर वो एक क्रांति आई कृषि क्षेत्र में, इस टर्म में सर हम लोग चाहेंगे कि आपके राज्य में सर एक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में क्रांति आए, क्योंकि सर मैन्युफैक्चरिंग से
हमने देखा कि सर आपके समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा किया और काफी सब बाकी राज्यों के हिसाब से बहुत अच्छा किया, पर हमें एसएमई क्लस्टर्स बहुत बढ़ाने पड़ेंगे मध्य प्रदेश में। और इसीलिए सर एक्सपोर्ट्स में हमें बहुत फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उसके हिसाब से भी सर एक्सपोर्ट्स अभी कम है मध्य प्रदेश। तो दूसरा सर हमारे विचार से मध्य प्रदेश की जो टूरिज्म वेल्थ है, आपके यहाँ सर वाइल्ड लाइफ है, आपके यहाँ हेरिटेज है, आपके यहाँ कल्चर है, तो टूरिज्म का पोटेंशियल अभी पूरा टैप नहीं हुआ है। और इसलिए ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और खासकर होटल्स का डेवलपमेंट बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है यहाँ डेवलपमेंट करने का। और सर क्योंकि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों बढ़ानी जरूरी है आगे चल के। यहाँ मैं सर कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि स्टेट्स का, मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस हेल्थ में बहुत अच्छा रहा है। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कि सर 25% विमेन के ये सर परफॉर्मेंस जो लाल एरियाज में हम दिखा रहे हैं सर, वहां जैसे सिद्धि हो, पन्ना हो, सागर हो, विदिशा हो, उमारिया हो, उन डिस्ट्रिक्ट में सर हम लोग को परफॉर्मेंस कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा। और इसी तरह इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा किया है, पर सिंगरौली, अलीराजपुर, बरवानी, दिंदौरी, मंडला में सर कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूव करना होगा। और सर इम्यूनाइजेशन में मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा किया है, पर कुछ 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, अलीराजपुर, झबुआ, पन्ना, सिद्धि, टीकमगढ़, जहां पर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा। पर सर मोर्टेलिटी रेट अभी भी सर बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में, और मोर्टेलिटी रेट में हम लोग को इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बाकी स्टेट्स के साथ देखें तो यहाँ पर फोकस और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दोनों में इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। सर आगे चल के हम सर देखते हैं तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार सर खासकर सर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो, इसमें सर हम लोग को कुछ एम्फेसिस देनी पड़ेगी आगे चल के। और मैल न्यूट्रिशन सर जो लाल एरियाज हैं, इस स्लाइड में जो आप लाल एरियाज देख रहे हैं, खासकर 7 डिस्ट्रिक्ट्स, अलीराजपुर, बुरहानपुर, दातिया, दिंदौरी, शाहडोल और श्योपुर और उमरिया, इनमें सर हम लोग को मैल न्यूट्रिशन पर बड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां बदलाव आ गया सर आपके समय में, तो पूरी एक जनरेशन बदल जाएगी मध्य प्रदेश की। और पूरी सर अगले 3-4 वर्षों के अंदर आगे चल के मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो ये स्टंटिंग हो, वेस्टिंग हो या फिर एनीमिया हो, ये हटाना पड़ेगा मध्य प्रदेश से, और इस पर फोकस किया हम लोगों ने। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सर इस बार ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं, इसमें मेरी मध्य प्रदेश में सर खासकर स्कूल की शिक्षा में सर लर्निंग आउटकम्स में नेशनल एवरेज के पीछे रहा है। तो हम लोगों ने बहुत फोकस किया इस बार कि सर लर्निंग आउटकम्स में मध्य प्रदेश के साथ मिलकर हम काम करें, और बहुत इसमें बदलाव लाना जरूरी है, और हम लोग आपके साथ मिलकर काम करेंगे। और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में भी इंप्रूवमेंट के लिए फोकस करें। तो सर हमारे जो रिकमेंडेशन रहे सर, पहली चीज की सर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा दें, और सर यहाँ एक बहुत क्रांति की जरूरत है। अभी सर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अनाउंस किया गया है फॉर फार्म गेट और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर 1 लाख करोड़ का, उसको हम पूरा मध्य प्रदेश में उपयोग करें। दूसरा सर आईसीआर इंस्टीट्यूट और हॉर्टिकल्चर रिसर्च का सब भोपाल में हम लोग को जरूरी है। और दूसरा सर ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली हॉर्टिकल्चर एंड डेयरी सेक्टर में बढ़ावा देने की जरूरत है। और आखिरी सर की 100% ई नाम मंडी कवरेज चाहिए हमें, और सर ट्रेडर्स को यूनिफाइड लाइसेंसेस जो अभी 10% है उसको पूरा बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा सर क्योंकि देवास और पीतमपुर में अभी सर ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां पर
सर मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत फोकस देना पड़ेगा, खासकर कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल सर आगे चल के बहुत बढ़ेंगी। और हम लोग यहाँ से नीति आयोग से एक मिशन चलाते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का, और इसमें सर हमारे विचार से, क्योंकि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका करीब 50% जो वैल्यू आती है ऑटोमोबाइल सेक्टर से आती है, तो ये सर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां मध्य प्रदेश आगे बढ़ सकता है। तीसरा सर, एनर्जी सेक्टर में कुछ लो हैंगिंग फ्रूट है और आगे चल के सर टेक्नोलॉजी में बदलाव आने वाला है। सर आपने रेवा में दिखाया किस तरह से लार्ज स्केल सोलर प्लांट लग सकता है, पर आगे चल के सर बिना इंगोट में गए हुए सीधे वेफर्स में जाकर सर हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी है जर्मन टेक्नोलॉजी की। और इसी तरह सर एक और टेक्नोलॉजी आई है हेटेरो जंक्शन टेक्नोलॉजी, जो कि हम सर चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में उपयोग की जाए। और सर बैटरी स्टोरेज पर आगे चल के बहुत फोकस होगा, तो हम लोग एडवांस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत फोकस कर रहे हैं। उसमें क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग रहेगी और वो मध्य प्रदेश में हम लोग चाहेंगे लगे। दूसरा सर, हम लोगों ने सुझाव दिया था कि सर डिस्कॉम्स के रीस्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी है और ग्रिड बेस्ड स्टोरेज जरूरी है, क्योंकि आगे चल के सोलर बढ़ेगा तो सर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इंटीग्रेशन चाहिए। और बायोगैस प्लांट्स का सर लोकल पार्टिसिपेशन के साथ हम बढ़ावा देना चाहते हैं। सर हमने 4 टूरिज्म सर्किट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें कनेक्टिविटी जरूरत है, क्योंकि एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक टूरिस्ट को बहुत सहूलियत मिले, जहां भी वो आए वहां से एग्जिट करने में बहुत आराम से निकल पाए और यहाँ का एक्सपीरियंस पूरा सीमलेस हो, तो हमने उस पर फोकस किया है। सर इसी तरह एक एक्सपोर्ट्स का क्या सीमलेस इकोसिस्टम बन सकता है सर, और जो फोकस करना एक्सपोर्ट्स पर बहुत जरूरी है, क्यों ट्रेड फेयर्स करने जरूरी है और एक स्टेट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से पुश करना जरूरी है। और जैसे कहा गया था सर, हमने कहा कि सर कुछ भी कहिएगा आगे चल के डिजिटाइजेशन बहुत जरूरी होगा। और कोविड ने दिखाया है कि सर ई कॉमर्स हम लोग चाहें या ना चाहें पर यह बढ़ेगा बहुत जोरों से, और कोई कारण नहीं है कि सर आजकल की जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं और हमारी इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो मध्य प्रदेश से सोर्स ना करें, और जो आपकी वेल्थ है, रिचनेस है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की और स्किल्स की, उन सबको उपयोग ना करें। तो कैसे एमएसएमईज को इंटीग्रेट किया जाए, उस पर हमारे कुछ सुझाव थे जो हमने बताए। सर इसी तरह हेल्थ सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके आगे कैसे ले चलें और कैसे स्ट्रेंथन करें, उस पर फोकस बहुत रहा, क्योंकि यहाँ डेटा ड्रिवन गवर्नेंस पर हम लोगों ने फोकस किया। और हमारा जो लक्ष्य है सर कि एक नई स्कीम भारत सरकार ने अनाउंस की है मेडिकल कॉलेजेस की, और आपके यहाँ मेडिकल कॉलेजेस कम है, हमें बहुत पेनिट्रेशन चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में सर एक मेडिकल कॉलेज चाहिए कि मध्य प्रदेश के बच्चे मेडिकल कॉलेज से पास करें और वहीं पर डॉक्टरी करें। तो इसके लिए सर पीपीपी सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8,100 करोड़ की एक नई स्कीम निकाली है, जिसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग कर रहा है और नीति आयोग इसको आगे ले चल रहा है, जिसमें हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के सारे प्रपोजल्स आए और सारी डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेजेस खुले, क्योंकि इसी से बदलाव आएगा सारा, और हम पूरी सहायता मध्य प्रदेश की करेंगे इस कार्यक्रम में। सर हमने और भी फोकस किया कि सुपोषण अभियान में और कैसे सर पेरीनेटल हेल्थ और मेल न्यूट्रिशन को बढ़ावा कैसे किया जाए। और हमारा एक लक्ष्य ये रहा कि जो लोकल मिलेट्स हैं वहां के, मोरना का बाजरा, अलीराजपुर बरवानी छिंदवाड़ा का सब बाजरा, जोवर और दिंदोरी मांडला अनूपपुर का स्मॉल मिलेट, सर इनको सब्स्टिट्यूट करना सर बहुत जरूरी है आईसीडीएस और पीडीएस सिस्टम में, क्योंकि इससे आप देखिएगा सर पूरा बदलाव आ जाएगा मेल न्यूट्रिशन से। लोकल मिलेट्स हटाकर सर हम लोग ने जो लोकल मिलेट्स को खिलाना बहुत जरूरी है और इससे बहुत बदलाव आएगा। ओडिशा ने इसी तरह से रागी के लड्डू बना के प्री स्कूल में दिया, जिससे उनका बहुत इंप्रूवमेंट रहा है, और वही हम चाहेंगे कि लोकल मिलेट्स मध्य प्रदेश की जो है उनको उपयोग किया जाए। सर लर्निंग आउटकम्स में सर क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में कि सर बच्चे पास होते चले जा रहे हैं, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पर केवल 15% बच्चे एक्चुअली समझ रहे हैं, तो बिना समझे हुए सर पास होते चले जा रहे हैं। तो ग्रेड इंप्रूवमेंट चाहिए पूरे बच्चों का, और उसके लिए सर टीचर्स पर बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, फोकस चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब सर अच्छे टीचर्स चाहिए हमें मध्य प्रदेश में, और उनका रैशनलाइजेशन चाहिए,
तो हमने इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम्स में लिया और रेमिडिएशन बेस्ड लर्निंग, चाइल्ड लर्निंग कैसे होगी, और स्पेशल क्लासेस आफ्टर स्कूल आवर्स और छुट्टी के समय कैसे हो, और रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स विद प्रेफरेंस टू लोकल कैंडिडेट, जिस डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स मिले वहीं रहे, नहीं तो सर सब के सब भोपाल इंदौर जाना चाहते हैं, और एक असेसमेंट डाइट फैकल्टी कैसे इंप्रूवमेंट हो। और हमने सुझाव दिया कि सर एक नई मुख्यमंत्री दक्षता उन्नयन अभियान लॉन्च किया जाए, जो कि आप खुद रिव्यू करें लगातार टीचर्स के लिए और अच्छे टीचर्स आए। सर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने करीब 10-12 प्रोजेक्ट सजेस्ट किए हैं, जिससे कि पूरा बदलाव हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट्स होंगे। और क्या क्या हम लोग इको टूरिज्म हो या रोड्स हो या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हो, एरियल रोपवेज जो टूरिज्म साइट्स पे चाहिए, और सर इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट सर ऑपेक्स मॉडल में कैसे आए, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एडवांस सेल मैन्युफैक्चरिंग की, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, और कैसे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तुरंत बना पाए मध्य प्रदेश में, और ऑटोमेटेड कमर्शियल व्हीकल टेस्टिंग सेंटर्स बने, और पीपीपी ट्रांसमिशन एसेट्स में। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्ड काम किया है सर, हम लोग सारे आपके साथ मिलके इनको पूरा ग्राउंड पर कैसे लाएं, उस पर हम पूरी मदद करेंगे मध्य प्रदेश की। सर हमारे विचार से सर अर्बनाइजेशन बहुत जोरों से देश में आगे बढ़ेगा आगे चल के, और सर जो भी देश आगे बढ़ा वो अर्बनाइजेशन की वजह से बढ़ा, और भोपाल और इंदौर में बहुत अच्छा काम हुआ सर आपके लीडरशिप में, और इन लोगों ने तो अपने बॉन्ड्स भी रेस किए, और ये सर हमारे विचार से कई और सिटीज हैं मध्य प्रदेश में जो कि इसी क्षेत्र में आगे बढ़े अर्बनाइजेशन में, और टीडीआर इम्पैक्ट फीस म्युनिसिपल बॉन्ड को उपयोग करें, और जीआईएस बेस्ड सर प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट ठीक से होना चाहिए, जीआईएस बेस्ड, और सब जगह मार्केट वैल्यू कैप्चर होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी सिटीज सर इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, फाइनेंसिंग आपको स्टेट से नहीं करनी पड़ेगी। और बहुत जरूरी है सर, क्योंकि इनके यहाँ बहुत सारे लैंड पार्सल्स ठीक से मोनेटाइज नहीं हुए हैं पीपीपी प्रोजेक्ट में। अब पीपीपी प्रोजेक्ट हमें हाउसिंग स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा इनमें, और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाना पड़ेगा। और सर एक हमारी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ के जो म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं, अच्छे ऑफिसर्स को पोस्ट करके उनको एक फिक्स टेन्योर दिया जाए, और अच्छे इंजीनियर्स प्लानर्स आए, तो अर्बनाइजेशन में मध्य प्रदेश बहुत आगे चलेगा, और बहुत पोटेंशियल है मध्य प्रदेश में। सर हम लोगों ने अभी प्रधानमंत्री सर के निर्देश में हम लोगों ने 7 नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डेवलप किए, और हमारे विचार से सर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ही देश को आगे ले जाएगा, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का ही ये युग है। और मध्य प्रदेश में ये सातों के सातों प्रोडक्ट सर हम लोग पहले मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करना चाहेंगे। एक उन्नति है जिसमें सर हम जॉब्स देते हैं, बड़ा सिंपल प्रोडक्ट है जिसमें जिसको जॉब चाहिए, और सारे टॉप कंपनीज को हमने लिंक कर दिया है। जो सर ब्लू और ग्रे वर्कर है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी सर फोन पे तुरंत अपने आप से एक्सेस कर पाएगा नौकरी। इसी तरह सर हमने कई एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी डेवलप की, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म डेवलप किया, लॉजिस्टिक का प्लेटफॉर्म पूरा डेवलप किया, सारा डिजिटल सिस्टम डेवलप किया, कृषि स्टैक डेवलप किया सर, डिजिटल आर्किटेक्चर फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, और एक लो रिस्क लेंडिंग कैसे सर डीबीटी जिनको मिलता है उनको कैसे सर क्रेडिट लेंडिंग मिल पाए। और ये सारे सातों प्रोडक्ट सर हमारे ऑफिसर्स चीफ सेक्रेटरी के साथ टच में रहेंगे, और इनको कैसे इंप्लीमेंट करें पायलट बेसिस पर पहले मध्य प्रदेश में। सर तुरंत हम लोग इसको आगे ले चलना चाहेंगे मध्य प्रदेश में। सर हम लोग आपके लिए एक सीएम डैशबोर्ड बनाएंगे जिसमें कि पूरे आउटकम्स को डिक्लेयर कर देंगे, पहले से सबको पता रहेगा आउटकम्स। डिस्ट्रिक्ट्स और डिपार्टमेंट्स को रैंक करना बहुत जरूरी है सर, हर मिनट, हर दिन और हर महीने सर इनकी रैंकिंग अनाउंस करनी पड़ेगी कि कौन डिस्ट्रिक्ट अच्छा कर रहा है इन इंडिकेटर्स में, कौन बुरा कर रहा है, और सबको पता चलना चाहिए। इसी तरह डिपार्टमेंट्स कौन अच्छा चल रहा है, कौन बुरा कर रहा है। तो और सर जो अच्छा कर रहा है उसको चीफ मिनिस्टर का अवार्ड मिलना चाहिए, और ये सारा थर्ड पार्टी को, मतलब हम किसी थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन करके, जैसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं वैसे ही सर मध्य प्रदेश में हम करेंगे, और ये सीएम का डैशबोर्ड होगा।
सर इसमें हम चाहते हैं कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स और एग्रो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स को हम करें, और डिस्ट्रिक्ट में हम हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट करें, और सर कई चीजें जैसे कैंसर स्क्रीनिंग हो, लर्निंग आउटकम हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो, इन सब में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को उपयोग करेंगे, जो कि हम लगातार नीति आयोग में करते चले आ रहे हैं। सर इससे हम कुछ इंडिकेटर्स बनाएंगे जो कि एनर्जी, गवर्नेंस, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट इनमें है, और किस तरह का हम रैंकिंग करेंगे साल बाय साल, और क्या वेटेज होगा, और डिस्टेंस टू फ्रंटियर, हम मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने में हमें कितना, कहाँ क्या करना है, वो सब हम मेजर करेंगे, और वो डैशबोर्ड आपके पास रहेगा। तो सर इससे क्या होगा कि सर हर ऑफिसर को पता चलेगा वो कितने आगे जा रहा है, कितने पीछे जा रहा है, और सब में कंपटीशन होगा, और सर कंपटीशन से एक पूरा बदलाव आएगा। तो सर ये हमारे कुछ सुझाव थे, और सर हम की एक ही इच्छा है कि सर आपके साथ मिलके, क्योंकि आपके नेतृत्व में नीति आयोग कई अच्छे काम कर चुका है पहले, सर आपने हमारी 2 सब कमेटीज चेयर की हैं, और सर आपके नेतृत्व में पिछली बार सर कृषि में क्रांति आई, इस बार हम लोग चाहेंगे एग्रो प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, अर्बनाइजेशन में क्रांति आए। तो पूरा नीति आयोग आपके साथ सहयोग करेगा, पूरा नीति आयोग एक होकर आपके साथ काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपका सपोर्ट हमेशा हमें मिलता रहा है। बहुत कम समय में आपने हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज का बड़ा विस्तृत उल्लेख किया है। सर हमारे आदरणीय गुरुमूर्ति जी उपस्थित हैं, उनके बहुआयामी व्यक्तित्व ने देश के नीति निर्धारण में अमूल्य योगदान दिया है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो हमें संबोधित करें। शिवराज जी नमस्कार। जी नमस्कार। I have been a great beneficiary of the 2 very intense presentations, and they are very focused, and of course with all the details which they have gathered, I have been a beneficiary of what Madhya Pradesh is today, where it stands and how it can move forward. In fact, I recall the Madhya Pradesh when I came there in 2001, and now the Madhya Pradesh that we see today is an extraordinarily different Madhya Pradesh, for which I must congratulate the Chief Minister, because the picture of Madhya Pradesh has changed completely. It is no more part of the back of the Bimaru state as it used to be clubbed as. Having seen what is the thrust of the presentation, I would like to give another perspective, that today we are in a position to plan what India can do or what Madhya Pradesh can do, without looking at what the world will think or what the rules of the world are. Because from 1990s, this has been one of our important concerns, that if we think of a development model for India or Madhya Pradesh, whether it will fit into the global model. This is one of the biggest concerns in our mind. The multilateral rules, how our policies will be questioned at the global level. You know, this Atmanirbhar announcement has removed from our mind the concern about how the world will look at it, because the World Trade Organization, which has dominated the world for the last 25 years, has lost grip over most nations. I will only give 2 examples. You know, America has put a case that in our national interest we will do anything, and we are not bothered about what the rules of the WTO are. This has completely shaken the very foundation of the WTO. Second thing is, China came into WTO as a Marxist polity, saying that they will adopt a market economy. These 2 cannot go together. Market economy needs transparency. Marxist polity
is an iron curtain. You can't look into it. So the world, after the Cold War, there was a peace arrangement between China and America went out of the way to co-opt China into the overall geopolitical, geo-economic strategy of America. Actually, America promoted China. It brought it into the WTO, thinking that market economy will work with Marxist polity. You know that this can never work, that China cannot be a market economy. The West understood only in 2016 when they filed a case in the WTO that China is not a market economy. After how long? In 2001, China entered the WTO. In 2016, the European Union filed a case that China is not a market economy. The interim ruling has come that China is not a marketing economy. And China could challenge that rule. China is unwilling to challenge that rule because the ruling is so logically defined against China. China does not have the courage even to question that ruling. These two things are very important because so long as the WTO rules, which were framed virtually in a way against a country like India, operated, it was not possible for India to think of Atmanirbhar model at all. This is what we have to first understand. Today, between 2005 and 2014, the imports into India, I am talking about non-oil imports, amounted to $600 billion only in capital goods. Whereas throughout the entire UPA NDA period led by Vajpayee, the capital goods import did not exceed $20 billion a year. In 10 years, it exceeded $600 billion. It was more than the oil imports. It was because of two reasons. One, the WTO formulation, which prevented India from stopping imports. Second, the cheap Chinese imports, which we could not stop because China could subsidize its exports and could conceal from the world nations the cost of the products. And so we could not even levy anti-dumping duty. With the result, even the Ganpati idol was brought into India through imports. So the massive imports from China into India brought against us $175 billion current account deficit. This equal to 3 years of China's defense expenditure. So this kind of distortion has been cast aside by the Prime Minister announcing Atmanirbhar Bharat. This is very important. Without that, we can never be able to plan how India can move forward in future and how even Madhya Pradesh can move forward in future. So I would like the Madhya Pradesh government and Niti Aayog to put their heads together as to how the formal WTO rules can be handled in the overall modeling of the Indian economy and as a component of it, the Madhya Pradesh economy. Otherwise, we are studying Madhya Pradesh in isolation, India in isolation, but we are part of a global architecture. And how, when we say that we will promote local products, how will you promote it if the WTO rules will not allow it? So now we have got to think of a model. I would request the Niti Aayog to go more into it because no work has been done after the Prime Minister announced Atmanirbhar idea as to how to handle the new development which has been created because of the two important decisions in the WTO, namely America saying we will act in the national interest and nobody can question us. And this cannot be applicable only to America.
And in the same way, China being regarded as not a market economy, so China's cost is a matter of investigation, and so we can probably put anti-dumping duty on most of the Chinese goods, and China cannot do anything unless they have to prove, instead of we having to prove, they have to prove that their costs are reasonable. That is the effect of the WTO rules. I think some intense exercise will have to be done in this. The situation that has developed with the Prime Minister announcing Atmanirbhar Bharat is a paradigm shift. Previously, the world was the core idea and Bharat was the additive. It was a subset actually in globalization model. Actually, after the Prime Minister's announcement, Bharat has become the core. World has become the additive. World is the contributory. Previously, world was the core and Bharat was the contributory. This paradigm shift, it is a very important announcement, but I don't think economic thinkers in India or economic thinking institutions in India or even much of the government has grasped the core principle underlying this announcement. The world has changed unbelievably. In fact, it has been changing for the last 15 years. We were told that there is only one model to develop and that one model fits all, one size fits all model. It has been there from 1950. It became more intense in 1990s. But in 2005, the G20 nations declared that there is nothing called one size fits all model. This is very important for not only India, it is important for each state in India. No state can copy another state. So this is an important thing that the G20 nations declared that there is no one size fits all model for the world and each country will have to work out its own model. And this, the most important policy making organization of the world mentioned this, but nobody followed it. In 2008, the World Bank said this, that in our experience all over the world, we have found that there is no one size which fits all everybody. Each country will have to work out its own model, and we are taking back what we have been saying so far. There was no echo in India. Nobody even discussed about it. No government official, no political party. So in 2010, 2011, 2013, the United Nations in the Millennium Declaration said that you cannot have an economic model divorced from the cultural, social model of a country. Have you ever seen anybody talking about it in India? Unfortunately, we have not developed any independent economic thinking. And we were only carbon copying much of what is happening in the West. And that is one of the important reasons for our inability to raise our own model, using our own resources and leveraging on the strength of our own people. You know, this is so important that when Japan, this is very important for all, and I want to tell you why is it important for Madhya Pradesh. When Japan set out to develop, they first took a data, build a register of the empirical skill of the people. They didn't have engineers, but they had artisans, they had blacksmiths, they had carpenters, they had masons. They built a national registry of all these people and they retrained them and gave them diplomas and degrees without their going to schools or college, and they became the technology base for Japan, and they chose only 3 industries. One, textile industry. Second, shipping industry. Third, steel industry. For their textile industry, they imported the spinning technology from India because the weaving technology in Japan was faster and their spinning technology could not match it. So they imported the spinning technology from India
All this is mentioned by the Japanese Institute of Development Studies, which was asked to produce a paper on how Japan, being an importer of technology, became an exporter of technology. They had given all this data. None of this is studied in India because our mindset is based on the Anglo-Saxon model. Much of the presentations I see in India follows the Anglo-Saxon model. And so we will have to move a bit away. And I want to tell you how it can be done easily. You know, in India, there is a place called Kendrapara district in Orissa. How many of us know 70% of the plumbers in India come from that one district? And 1 lakh plumbers have gone to Middle East. How did this plumbing talent develop there? And when I came to Indore, I was stunned. And to 2001, it must be 10 times more now. In Indore, I found the automobile industry spare parts business was so roaring. So I suggested to the Madhya Pradesh government that every automobile spare part dealer must employ 3 apprentices. You know, at this rate, they would be training at least 50 to 60,000 apprentices with intense knowledge of automobile spare parts. What Kendrapara district did in plumbing, Indore could do it in automobile spare parts technology. See, this requires an out-of-box thinking. We will be only thinking of ITIs for training. But do we know that every community has its own skill? The carpentry community has much more skill than the ITIs which can train individual carpenters. So my feeling is the government should go out of the way to build social contacts with communities and try to build guilds out of the community. This will mean that the technical skills which have been built by different communities are formalized and they are brought into the organized sector. They are working in an organized sector today. This will mean that you are taking the employment, the skill training and your skill building technologies which are now institutionalized into part of a social mechanism and almost a social movement. Now, my suggestions are, your presentation on agriculture is extremely good. And Madhya Pradesh leads Indian agriculture. I'll tell you, the land-man ratio in Madhya Pradesh is so much in favor of Madhya Pradesh. I see in sheer land value, Madhya Pradesh emerging as the richest state in the next 25 years. Because land is going to be the scarcest resource. So the government should deal with land very carefully. Even when you are thinking of contract farming and all that, you should ensure that the tribals' rights, the ordinary people's land rights are protected, because land is going to be much more important, 10 times more important than gold in the next 25 years. Second point is that we should choose not 20 areas, 30 areas, choose 5 important areas for the next 3 to 5 years. Focus on it, like Japan did, where you can show the maximum performance. Try to choose these 3-4 areas and fields and some 10 locations, not the entire Madhya Pradesh, because once development takes place in one place, that percolates down to all places. So our focus should not be on 50 places. It should be on 3 or 4 or 5 fields. It should be on 10 or 12 centers. And this will also mean that we have to retrain the government staff. We are now saying single window clearance, but they must be psychologically attuned to that. I find that even in the single window clearance, which have been very successfully employed by some states, I find that the bureaucracy is not able to come to tune with it. I think retraining, psychological retraining of the staff should go along with the systemic retraining. And I find
places like Madhya Pradesh, Rajasthan, particularly because some of the recent researches by some pharmaceutical companies show that the tribal knowledge of medicine is very superior. But we have not been able to connect the modern medical system with the ancient tribal medical system. We have to find a method by which they can be brought in close contact with each other. The research institutions, the pharmaceutical research institutions should work in close coordination with the tribal communities. And we should ensure that tribal secrets are not stolen away. And this will be an important model by which the tribal community's secret knowledge of herbals and medical system can be formalized. And it will be a matter. You see, China's pharmaceutical industry grew because of domestic Chinese medicines much more than the modern medicines. Modern medicines, of course, they built the technology later. But Chinese indigenous medical system has become popular all over the world, and we have done nothing about it. And tribal medical system is an important area where I think Madhya Pradesh should take a lead. And I am happy that I could share some of my thoughts. But Madhya Pradesh has a potentiality which is I don't see in many other states. I think this workshop and the Niti Aayog contribution will put together, will be able to create an agenda. And the agenda has to be very closely linked with the national agenda, because the post-WTO, as I call it, WTO is no more the dominant instrument. The post-WTO policy making of the government of India will have to be aligned with any state, for example, including Madhya Pradesh, for a development model for each state, including Madhya Pradesh. Thank you very much. Thank you, sir, for showing us an absolutely different perspective to the whole issue of economy and employment. Thank you so much, sir. माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वेबिनार के समापन पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। देश भर जिनको सम्मान की दृष्टि से देखता है, मेरे आग्रह पर आज वेबिनार में जुड़े हुए सुप्रसिद्ध चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक आदरणीय श्रीमान गुरुमूर्ति जी, नीति आयोग के हमारे सीईओ श्री अमिताभ कांत जी, उनकी टीम के बाकी सदस्यगण, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्यगण और आज इस वेबिनार से जुड़े हुए आदरणीय विषय विशेषज्ञगण, मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। मैंने पहले भी कहा है कि आज जो देश को नेतृत्व मिला है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, वो नेतृत्व चुनौतियों से घबराता नहीं है, बल्कि उन्हीं को अवसर में परिणित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। उसी दिन से मेरे दिमाग में लगातार एक बात गहराई से बैठ गई, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, क्योंकि बिना राज्यों के देश अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और तभी से मैंने अपने मंत्री साथियों के साथ, अधिकारी मित्रों के साथ, समाज के बाकी वर्गों के साथ लगातार संवाद अलग अलग तरीके से स्थापित करने की कोशिश की। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप क्या होगा। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश एक जमाने में बीमारू राज्य था। अब बीमारू से सुचारू में परिवर्तित तो हमने किया है, उस गहराई में मैं नहीं जाना चाहता कि क्या क्या काम किस क्षेत्र में किए हैं।
लेकिन ये पड़ाव है, मंजिल नहीं। 21वीं सदी भारत की बने, ये हमारा सपना भी और संकल्प भी है, और मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट रूप से ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए मध्य प्रदेश का भी तो अपना रोल होना चाहिए, और इसलिए इस बार हमने तय किया कि 3 साल का रोड मैप हम तैयार करें। 4 दिन लगातार विशेषज्ञों ने बहुत गहराई से चिंतन किया, मंथन किया, और उसमें से एक रोड मैप उभर के सामने आ रहा है। नीति आयोग ने जो सहयोग दिया है, उसके बिना यह काम संभव हो नहीं सकता था, और आज श्रद्धेय गुरुमूर्ति जी ने इस चिंतन को एक नई ऊंचाइयां दी है। मैं स्वयं ये मानता हूं कि अपनी संस्कृति, अपने जीवन मूल्य, अपनी परंपराओं और अपने विचार में इतनी ताकत है कि जिसके आधार पर हम आर्थिक समस्याओं का समाधान भी खोज सकते हैं। जीवन के अलग अलग पहलुओं पे जितना काम भारत में पहले हुआ है, अगर उसको भी हम ढंग से उठा लें, ये ना मानते हुए कि पश्चिम का जो कुछ है वही श्रेष्ठ है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो उसी में से कई रास्ते निकलते हैं। जैसे गुरुमूर्ति जी ने अभी हमें ट्राइबल मेडिसिन सिस्टम की बात कही। अब हमारी औषधियां, हमारे वैद्य, हमारे आयुर्वेद का ज्ञान आज कोरोना काल में बड़ा काम आया। प्रैक्टिकली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर कोई ब्रह्मास्त्र को मिला तो वो आयुर्वेदिक काढ़ा मिला, जिसका उपयोग पूरे मध्य प्रदेश ने तो किया, देश ने भी लगातार किया। एक नहीं ऐसी कई चीजें हमारे कारीगर हैं, हमारे बढ़ई प्लम्बर की बात आपने कही, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुतार, बांस का काम करने वाले बसों, एक नहीं ऐसे कई चीजें। तो मुझे भी ये लगता है कि आत्मनिर्भर भारत हो, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हो, जब हम रोड मैप बनाए तो भारतीय विचार को, हमारी परिस्थितियों को, हमारी आवश्यकताओं को और हमारे लोगों की क्षमता को हम ना भूलें। और इसलिए जो सुझाव आए हैं उनको समाहित करते हुए मैंने कहा, जैसे शिक्षा के बारे में हम बात करें तो संस्कार और रोजगार देने वाली शिक्षा कैसे हो सकती है? मैंने पहले भी कहा, ज्ञान देना, कौशल देना, नागरिकता को संस्कार देना। उसके बिना आंख बंद करके पश्चिम के अंधानुकरण की हमें जरूरत नहीं है। आज बहुत विस्तार में न जाते हुए अपने विचार के आधार पर भी, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दिमाग के खिड़की और दरवाजे बंद कर लें, बाहर से अगर कुछ अच्छा मिले तो जो अच्छा मिले उसको साथ लेते हुए पुरानी नींव पर नया निर्माण करने का हम संकल्प लें। और जब हम संपूर्णता से रोड मैप को बनाएंगे तो इन बातों को हम लगातार ध्यान में रखेंगे। कई सुझाव ऐसे आए कि जो प्रथम दृष्टया लगते हैं कि जिन पर तत्काल काम हो सकता है। अब जब भौतिक अधोसंरचना की हमने बात की तो चंबल प्रोग्रेस वे उस क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। उस पर हमने तेजी से काम करने का फैसला किया है। लेकिन उसके साथ साथ नर्मदा एक्सप्रेस वे, ये केवल रोड नहीं, अगर अमरकंटक से हम चले सीधे गुजरात की सीमा तक
तो बीच में से पूरे मध्य प्रदेश को कवर करते हुए वहां अलग अलग क्लस्टर डेवलप किए जा सकते हैं, जो एमएसएमई के भी होंगे, हमारे परंपरागत ज्ञान के आधार पर होंगे, हमारे लोकल उत्पाद के आधार पर होंगे। प्रधानमंत्री जी ने लोकल को वोकल बनाने की बात कही है। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे लोकल कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं। केवल बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात नहीं करता, कैसे कैसे लघु और कुटीर उद्योग। अभी हमारे मध्य प्रदेश में 30% इलाका हमारा फॉरेस्ट कवर है, अनेकों बहुमूल्य वनोपज हमारे पास है। और नर्मदा जी के तो दोनों तरफ, एक तरफ विंध्याचल है, दूसरी तरफ सतपुड़ा है, वनोपज के भंडार है। ये डेवलप किए जा सकते हैं। नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा के किनारे पर ऐतिहासिक शहर, रिलीजियस टूरिज्म की संभावनाएं, इन सब का दोहन किया जा सकता है। तेजी से हमारे यहाँ जो कच्चा उत्पाद है उसके आधार पर हम कई तरह की चीजें बना सकते हैं। धार्मिक पर्यटन और इको पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रदेश में लॉजिस्टिक हब बनने की क्षमता है। हम देश के हृदय प्रदेश है और इसलिए लॉजिस्टिक हब के निर्माण में हमको देर नहीं करनी चाहिए, तेजी से उस दिशा में काम करना चाहिए। धार्मिक पर्यटन की अगर मैं बात करूं, हमारे महाकाल उज्जैन में विराजते, ओरछा में राम रजाएं। टूरिज्म की बात करिए, टूरिज्म सबसे ज्यादा रोजगार देता है। उसके लिए कनेक्टिविटी जैसी कई चीजों को पूरी करते हुए हमारे यहां शक्ति पीठ है, दतिया हो, मैहर हो, सलकनपुर हो, एक नहीं अनेकों स्थान। रामवन गगन पथ का डेवलपमेंट करके हम धार्मिक पर्यटन बढ़ा सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश में ही हम ये प्रयोग कर सकते हैं। अभी हमने सबसे बड़ा एशिया का सोलर पावर प्लांट रीवा में प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया। अब हम सोलर की क्षमताओं का पूरा दोहन करेंगे। ग्रीन और क्लीन एनर्जी हमको चाहिए, लेकिन हमारे ओमकारेश्वर जैसे हाँ, हम दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट तैयार करें और इस पार्क के निर्माण के फलस्वरूप ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश विश्व के नक्शे पर रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक क्षेत्रों की श्रेणी में सम्मिलित हो सकता है। मुझे लगता है उसको तेजी से करने की जरूरत है। सड़कों का हमने जाल बिछाया है, कनेक्टिविटी जरूरी है। हमने कई सड़कें एनकी हाइब्रिड बीओटी जैसे मॉडल पर बनाई है। अब आज जब आर्थिक संकट सामने खड़ा है, तब वित्त का प्रबंध करना एक बड़ी चुनौती है। तो जैसे हमने सड़कें बनाई, उस मॉडल पर अस्पताल, शाला जैसे शासकीय भवनों के निर्माण के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा हुई है। अभी अमिताभ कांत जी ने भी चर्चा की है, टाइगर सफारी और टाइगर रिजर्व वगैरह के बाद बफर में सफर जैसी योजना प्रारंभ की जा सकती है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। हमारे प्रदेश में जो परंपरागत ज्ञान है,
ज्ञान और अनुभव को अभिलिखित करके उस विरासत को सुरक्षित करने की योजना बनाई जाएगी। इससे इसका एक लाभ आम जनता को प्राप्त होगा। भाई दूसरी तरफ परंपरागत ज्ञान चाहे वो किसी भी क्षेत्र का, उसे सहेज कर रखने वालों को भी आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त होगा। छोटे शिल्पियों की बात मान ली, गुरुमूर्ति जी कह रहे हैं लोकल के लिए वोकल होने का प्रधानमंत्री जी ने, जैसे मैंने कहा, आह्वान किया है। मध्य प्रदेश में छोटे शिल्पियों को ग्लोबल मार्केट से जोड़े जाने की एक केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई जाएगी। सुशासन की अगर हम बात करें, गवर्नेंस की, गुड गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ईज ऑफ लिविंग को हम अपने रोड मैप में शामिल करेंगे। आम आदमी रोज कारणों की चक्कर क्यों लगाए? पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट के अंतर्गत कुछ चिन्हित सेवाओं को डीम्ड सर्विस का हम दर्जा देंगे। समय पर अगर सेवा प्रदायकर्ता सेवा नहीं देता तो वो सेवा स्वतः कंप्यूटर द्वारा अनुमति जारी कर दे। नागरिकों का सिंगल सिटीजन डाटाबेस तैयार करना आज समय की आवश्यकता है। उस डाटाबेस को तैयार करके जिससे हम सेवा भी उपलब्ध करें और शासकीय योजनाओं के संचालन में भी दक्षता प्राप्त करें। विभिन्न नागरिक सेवाओं को एक ही पोर्टल के माध्यम से प्रदाय करने की शुरुआत की जाएगी। शासन की परियोजनाओं और महत्वपूर्ण गतिविधियों की निगरानी, अभी अमिताभ कांत जी कह रहे थे, वो मेरे लिए भी नीति आयोग डैशबोर्ड बनाएगा। एक डैशबोर्ड हम बनाएंगे जिसमें हम विभागों की भी रैंकिंग करेंगे, जिलों की भी रैंकिंग करेंगे। आगे हम सब उत्तरदायी है, मैं मंत्री से लेके अफसरों तक जनता के प्रति। इसलिए टारगेट तय करना और उसको अचीव करना, कौन कर पा रहा है कौन नहीं कर पा रहा, जो बेहतर करता है उसको पुरस्कृत करेंगे, बाकी को प्रोत्साहित करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान जैसा प्रधानमंत्री जी ने चलाया तो प्रतिस्पर्धा होगी स्वच्छता के क्षेत्र में। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सदैव बेहतर परिणाम देती है। मध्य प्रदेश में हम ये करेंगे। अब ग्रामीण आबादी हमारी, उनके पास संपत्ति है, मकान है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जो उसका सर्वे करने का हम लोगों ने फैसला किया और भूमि के स्वामित्व के अधिकार के दस्तावेज पहली बार जनता को प्राप्त होंगे। उन्हें बैंक से लोन लेने में, गारंटी देने में, भूखंड के क्रय और विक्रय में सहायता मिलेगी। शिक्षा के बारे में मैंने प्रारंभ में कहा है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय विचार पर आधारित है। उसके जो प्रावधान है उसको ठीक से हम लागू करेंगे। बड़ी संख्या में स्कूल खोलने के बजाय सर्व साधन युक्त योग्य शिक्षकों की व्यवस्था वाले स्कूलों को हम प्रोत्साहित करेंगे। कक्षा 6वीं से, जैसे प्रधानमंत्री जी की मंशा है, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक मॉडल तैयार किया जाएगा। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, कला, संगीत, खेल, अलग अलग तरह की जो प्रतिभाएं, विशिष्ट योग्यता के जो धनी हैं, ऐसे विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने के लिए एक विशेष अभियान मध्य प्रदेश में चलेगा। उसके लिए प्रखर जैसी योजना तैयार करेंगे कि सुपर टैलेंटेड बच्चों को
हम ऐसी सुविधाएं देंगे जिससे वो भविष्य में जिस क्षेत्र में टैलेंट है उनमें उसमें नई ऊंचाइयों तक जा सके। हमने स्किल पार्क बनाने का फैसला किया है, लेकिन उसमें जैसा गुरुमूर्ति जी कह रहे थे, अगर हमारे कारीगरों को और हम थोड़ा सा ट्रेंड कर दें, स्किल्ड कर दें, तो एक तरफ स्किल्ड मैन पावर हमको मिलेगा और दूसरी तरफ जिस तरह के कामों में लोगों की जरूरत है, इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स को वैसे प्रशिक्षित लोग मिलेंगे। नौजवान हमारे केवल नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले बने। इसलिए हर यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना और उसके साथ साथ स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड जैसी व्यवस्था हम बनाएंगे, ताकि जिन बच्चों में टैलेंट है वो अपना काम शुरू कर सके। हमारा गरीब आदमी, क्योंकि एक चीज मुझे आज स्पष्ट रूप से लगती है, आजीविका सबके पास होना चाहिए। कोविड के कारण जो छिन गई है उसको फिर से प्रारंभ करने के लिए, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हमने योजना बनाई है, शहरी और ग्रामीण, 10,000 रुपया स्टेट गारंटी के साथ। प्रधानमंत्री जी ने अर्बन क्षेत्र के लिए बनाई योजना, हमने ग्रामीण क्षेत्र भी उसमें जोड़ दिया और बिना ब्याज के पूंजी उपलब्ध करवाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम करने की जरूरत है। अस्पतालों के प्रबंधन के लिए लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और अस्पताल प्रबंधकों का एक पृथक से संवर्ग बनाने की जरूरत है, जिससे चिकित्सकों को इस काम में ना उलझना पड़े। आयुष्मान भारत योजना के कार्य क्षेत्र क्षमता दोनों में वृद्धि करने की जरूरत है। उसके लिए हम गंभीर प्रयास करेंगे। एक जिला एक पहचान की बात अभी प्रेजेंटेशन में आई। हमारे अलग अलग जिलों की अलग अलग विशेषता है, उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं कह रहा। कहीं का केला, कहीं का संतरा, कहीं बागप्रिंट, कहीं महेश्वरी और चंदेरी साड़ी। उसको स्थापित करने के लिए, मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, और एक सेक्टर में एक जिला प्रदेश का लीडर हो, ऐसे सेक्टर को चयनित करके जहां स्थानीय संसाधनों और का पूरा उपयोग हो और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, हम काम करेंगे। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। नए उद्योगों के लिए हम एक नया कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, जिसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को प्रभावी बनाकर 30 दिन में सारे क्लियरेंस हम दे दें। वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा की पूर्ति के लिए हमने मंडी नियमों में संशोधन किया है। कृषि उपज के लाभकारी दाम पाने के लिए किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाएंगे। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को सुदृढ़ करेंगे और देश की जैविक खेती 1/3 उसका मध्य प्रदेश में होता है। प्रदेश के जैविक कृषि उत्पाद को ब्रांड के रूप में विकसित करके देश भर में जैविक कृषि उत्पादकों में स्थापित किया जाएगा। अभी अमिताभ कांत जी ने एक रोड मैप हमें बना कर दिया है। सही में इलीगल ऑयल और पल्सेस क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं? अकेले मध्य प्रदेश में क्षमता है कि पूरे देश को ऑयल सीड उत्पादित करके खाद्य तेल की आपूर्ति कर सके। दालें बाहर से क्यों मंगाएं? मध्य प्रदेश पूर्ति कर सकता है। उस दिशा में एक विशेष मिशन बना के हम लोग काम करेंगे
और किसान को ठीक दाम इनके मिले, भारत सरकार के साथ टाई अप करके, नीति आयोग के साथ टाई अप करके हम उस दिशा में काम करेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट का एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कारपोरेट सेक्टर कैसे आए, लैंड लीज एक्ट को और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। हमारा एक्सपोर्ट कृषि उत्पादों का अमिताभ जी ने बताया 0.8%। अब एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, इसके लिए हम सारी आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़े। फिर आपने प्रेजेंटेशन में जितनी चीजें कही है, कोल्ड स्टोरेज, पैकेज हाउस, उन पर ध्यान देंगे। मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस की जरूरत है। एमएसएमई क्लस्टर हम बढ़ाएंगे। टूरिज्म बेल्ट के पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करेंगे। आईएमआर, एमएमआर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इम्यूनाइजेशन, इस पर काम करने की जरूरत है। और लर्निंग आउटकम्स में भी हम मिलकर काम करेंगे नीति आयोग के साथ। एक नहीं, अनेकों ऐसी चीजें हैं जो करने के लायक है। मैं सबके विस्तार में नहीं जा रहा। एफपीओज को हम और सुदृढ़ बनाएंगे। फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज को, हार्टिकल्चर और डेयरी में भी हम और कैसे आगे बढ़े। बैटरी स्टोरेज की बात आई है सामने, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात आई है। पूरी सर्किट जो हमारे 4 है, प्रारंभ में भी मैंने कुछ का जिक्र किया। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम हो या डिजिटाइजेशन हो या ई कॉमर्स को बढ़ावा देने का मामला, सब पर काम करने की जरूरत है। एमएसएमई को भी हम इंटीग्रेट करेंगे। फिर आपने एक मुख्यमंत्री दक्षता उन्नयन अभियान की बात कही है। लर्निंग आउटकम्स के लिए और शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए यह मुख्यमंत्री दक्षता उन्नयन अभियान हम चलाएंगे। मैं खुद उसकी मॉनिटरिंग करूंगा। इंफ्रा के प्रोजेक्ट हो या शहरीकरण का काम हो, प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट बेहतर करना हो, पीपीपी प्रोजेक्ट हाउसिंग के या 7 नई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट उन्नति इत्यादि, उन पर भी हम बेहतर काम करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ चीजें तो प्रथम दृष्टया हमको दिखाई देती है जिस पर हम काम कर सकते हैं, जिसमें से कुछ का मैंने यहां जिक्र किया। लेकिन कई चीजें ऐसी है जिन पर और काम करने की आवश्यकता है। गुरुमूर्ति जी ने एक नई दिशा दिखाई है, उस पर भी चलने के लिए हम ढंग से वर्कआउट करेंगे। लेकिन वेबिनार में हमने 4 ग्रुप्स बनाए थे। अनेकों सुझाव हमारे सामने आए हैं, रिकमेंडेशंस आई है। और इसके अतिरिक्त भी प्रदेश की जनता से सुझाव हमने मांगे, तो अनेकों सुझाव वो भी आए। उनकी संख्या भी हजारों में। उन सारे सुझाव को भी देखने की जरूरत है एक बार। और इसलिए अभी जो रिकमेंडेशंस हैं, माननीय गुरुमूर्ति जी जैसे विद्वानों ने जो राह दिखाई है, उसको जोड़ते हुए मैं आज 4 मंत्री समूह का गठन कर रहा हूं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो इन पर विस्तार से चारों जो विषय थे हमारे, भौतिक अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुशासन, गुड गवर्नेंस
हेल्थ और एजुकेशन और इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट, इन चारों के लिए आज ही मैं मंत्री समूह बना रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर में श्री गोपाल भार्गव जी, तुलसी सिलावट जी, आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, भूपेंद्र सिंह जी, ऐदल सिंह कंसारा जी, प्रद्युम्न तोमर जी, प्रेम सिंह पटेल, भारत सिंह कुशवाहा, सुरेश धाकड़, विश्वास सारंग ये रहेंगे। दूसरा गुड गवर्नेंस का मंत्री समूह होगा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, विजय साय जी, बिसाहू लाल जी, भूपेंद्र जी, कमल जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, ओम प्रकाश सकलेचा जी, अरविंद भदौरिया जी इस ग्रुप में रहेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन का एक ग्रुप होगा, इसमें विश्वास सारंग जी, इमरती देवी जी, रूराम चौधरी जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, श्रींदर सिंह परमार जी, रामखलवन पटेल जी, रामकिशोर कावरे जी और ओपीएस भदौरिया रहेंगे। इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट पर जो मंत्री समूह होगा उसमें श्री जगदीश देवड़ा जी, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, मीना सिंह जी, कमल पटेल जी, ओम प्रकाश सचेचा जी, हरदीप डंग जी, राजवर्धन दत्तीगांव जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, ब्रजेंद्र यादव जी, गिरिराज दंडोतिया जी ये रहेंगे। इन चारों को जो कोऑर्डिनेट करेंगे ग्रुप्स को, अधोसंरचना को कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे सीएस आईसीपी केसरी, सुशासन को एसएन मिश्रा जी, शिक्षा स्वास्थ्य को श्री मोहम्मद सुलेमान जी, अर्थव्यवस्था और रोजगार को डॉक्टर राजेश राजौरा जी। ये बैठ के हमको जल्दी करनी है, सारे मंत्री मेरे आज मौजूद है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये कर्मकांड नहीं है, गंभीर प्रयास है हमारा। कई चीजें छूट गई होगी तो जो जनता से और भी सुझाव मिले हैं, या आदरणीय गुरुमूर्ति जी जैसे मार्गदर्शकों ने जो हमें राह दिखाई है, उनको जोड़ते हुए 25 अगस्त तक सभी मंत्री समूह अपने अधिकारियों के साथ मिलकर डिस्कस करके, चर्चा करके इन चारों का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे। फिर अमिताभ कांत जी मेरी बात सुन रहे होंगे, नीति आयोग के साथ उस ड्राफ्ट पर हम अंतिम रूप से विचार विमर्श करके और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को हम फाइनल करेंगे। अमिताभ जी, अभी तक आपने लगातार अपना काम मान के दिनों रात सहयोग किया है। ये ड्राफ्ट हम साथ फाइनल करेंगे और उसके बाद भी हम नीचे क्रियान्वित करने के लिए लगातार साथ काम करेंगे, क्योंकि डैशबोर्ड मूल्यांकन वो लगातार जरूरी नहीं कागजों पर बड़ी सुंदर योजनाएं बनती है, बाद में ढंग से अगर एग्जीक्यूट नहीं होती तो वो परिणाम नहीं दे पाती। इसलिए नीति आयोग का हमें परमानेंट साथ और सहयोग लगेगा। आपके साथ बैठकर हम इसको अंतिम रूप देंगे और फिर वही हमारे मध्य प्रदेश का, आपने जैसा कहा, नंबर 1 का राज्य बनाना है देश में और दुनिया के भी अच्छे राज्यों में सम्मिलित करना है। तो उसी रोड मैप पर फिर हम लगातार चलेंगे। एक आउट ऑफ बजट भी कुछ फंड्स की व्यवस्था करनी जरूरी है, उसके लिए भी मैं एक अधिकारियों की टीम आज बना रहा हूं। अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास, एसीएस लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, एसीएस जल संसाधन, प्रमुख सचिव वित्त और प्रमुख सचिव वाणिज्यकर विभाग, ये लगातार देश और दुनिया में कैसे हम बजट के बाहर से भी फंड्स का इंतजाम कर सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और सुझाएंगे कि कोविड के इस दौर में जब आर्थिक तंगी है, पैसे के कारण हमारा काम न रुक पाए कोई, उसके बारे में फिर मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मैं एक बार फिर श्रद्धेय गुरुमूर्ति जी का हृदय से आभार
प्रकट करता हूं वह हमारे निमंत्रण पर पधारे और वो ऐसे चिंतक है कि जिनका मार्गदर्शन सदैव हमें लगता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है उनका स्नेह और उनका गाइडेंस हमको मिलता रहेगा। अमिताभ जी, आपका किन शब्दों में मैं धन्यवाद अदा करूं। आपने जिस लगन के साथ एकाग्र होके मध्य प्रदेश के साथ काम किया है, मैं प्रदेश की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। जितने विषय विशेषज्ञ 4 दिनों में जुड़े उन सबका हृदय से आभारी हूं और समय समय पर हम फिर उनका सहयोग लेते रहेंगे, क्योंकि मैं ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हूं जो ये माने कि केवल मैं ही सोचता हूं सारा ज्ञान मेरी। जहां बेहतर है उसको ग्रहण करना, लेना और उससे योजना बना के जनता के बीच ले जाना, क्रियान्वित करना, यह हमारी ड्यूटी है। और इसके अलावा जनता से भी पंचायतें कर करके हमने कई योजना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजना जनता के बीच से आई थी, उनके भी सुझाव पर विचार करते हुए हम इस रोड मैप को फाइनल करके और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ताकि प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश बहुत उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह करे। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्त में इस ड्राफ्ट को फाइनल करना है तो 25 अगस्त तक फाइनल रिपोर्ट और उसके बाद 31 अगस्त के पहले रोड मैप फाइनल और सितंबर से उस रास्ते पर चलना शुरू, ताकि हम 3 साल में परिणाम दे सके। एक बार फिर गुरुमूर्ति जी आपको प्रणाम, अमिताभ जी आपको प्रणाम, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद आपके सर वेबिनार्स का सिलसिला आज हमारा समाप्त हुआ है और इस समाप्ति के बाद हमें जो काम आरंभ करना है उसका रोड मैप आपने बहुत स्पष्ट रूप से सबको क्लियरली से डिमार्केट कर दिया है और ये जो टाइमलाइंस आपने फिक्स की हैं इनके मुताबिक हमारी पूरी टीम नीति आयोग की मदद के साथ उसको जल्दी पूरा करेगी। सर आपकी अनुमति से आज का वेबिनार हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। माननीय मंत्रीगणों से निवेदन है सर कि वो